हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीरज गुप्ता। इस वीडियो में सर्विस टैक्स एंड एक्साइज में जो अमेंडमेंट्स आपके एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल हैं मई 17 एग्ज़ाम के लिए, जो आईसीआई ने आरटीपी के थ्रू इशू किए हैं, उनमें से कुछ पॉइंट्स पर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला है अमेंडमेंट इन एसएसआई एग्जाम्शन, यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एग्जाम्शन फॉर ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स। देखिए क्या है कहानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की डेफिनीशन में ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स नहीं थे, इन द सेंस कि ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स पर एक्साइज ड्यूटी लगती ही नहीं थी। रिसेंटली उनको इंक्लूड किया ये कहकर कि आप 1% एक्साइज ड्यूटी दे दीजिए। तो उन्होंने काफ़ी ऑब्जेक्शन भी किया, तो उनको वैसे भी एक लियोर करने के लिए मैं कहूँगा कि थोड़ा सा हायर लिमिट ऑफ़र की गई थी। तो उनको जो एग्जाम्शन दी गई थी वो थी 6 करोड़ की। द थ्रेशोल्ड एग्जाम्शन, एसएसआई एग्जाम्शन जो है वो 6 करोड़ रुपए की उनको दी गई थी। अब और उनको फर्दर एक तरह से अकोमोडेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए कि दैट आफ्टर अ सर्टेन स्टेज दे शुड स्टार्ट पेइंग सम एक्साइज ड्यूटी, इस लिमिट को बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। मे बी आपके असाइनमेंट्स में ये लिमिट आपको 6 करोड़ दी गई हो। तो एज पर अ रीसेंट चेंज द लिमिट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 6 करोड़ टू 10 करोड़। इसका मतलब आज की तारीख में जो स्मॉल स्केल ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो 10 करोड़ तक की अपनी टर्नओवर बिना एक्साइज ड्यूटी के निकाल सकते हैं। और जो एलिजिबिलिटी टर्नओवर है, क्योंकि पिछले साल उनकी टर्नओवर कितनी थी उसके आधार पर अगर उनकी एलिजिबिलिटी काउंट कीजिए तो लास्ट ईयर अगर वो 12 करोड़ तक थे तो पहले अलाउड था, अब उसको भी बढ़ाकर 15 करोड़ कर दिया गया है। यानी लास्ट ईयर अगर 15 करोड़ तक की भी टर्नओवर थी तो भी वो स्मॉल स्केल ही माने जाएंगे, और इस साल पहले 10 करोड़ तक की उनकी जो एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग है, जो वो क्लियरेंसेस कर रहे हैं, उस पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। द एग्जाम्शन इज़ फॉर आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी और पार्ट्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी। कहने का मतलब है ये बेसिकली ज्वेलरी के लिए है, बट इट इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन सिल्वर ज्वेलरी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला कि ज्वेलर्स की डेफिनेशन में यहाँ पर जो मैं एग्जाम्शन की बात कर रहा हूँ, ये सिल्वर ज्वेलरी जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनको ये बेनिफिट नहीं दिया गया है। एक्चुअली देखा जाए तो ज्वेलरी रियल सेंस में गोल्ड एंड अदर प्रेशियस स्टोन्स को ही काउंट किया जाता है। इसीलिए इन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि जो सिल्वर ज्वेलरी स्टडेड विद डायमंड्स एंड अदर प्रेशियस स्टोन्स है वो कवर्ड है। वो तो फिर कवर हो ही गई ना, वो तो कवर हो ही गई, क्योंकि जो जिस चीज़ में डायमंड्स आ गए, अदर प्रेशियस स्टोन्स आ गए, तो वो तो फिर एक तरह से वही मेन ज्वेलरी वाले पोर्शन पे चले गए। तो जो मेन ज्वेलरी है गोल्ड की और डायमंड की और दूसरी चीज़ों की, उनको अगर लास्ट ईयर, अब लेटेस्ट क्या है सर आप पूछो, तो अगर लास्ट ईयर उनकी टर्नओवर 15 करोड़ तक थी तो इस साल वो अपने पहले 10 करोड़ को रिलीज़ कर सकते हैं, क्लियरेंसेस कर सकते हैं, स्मॉल स्केल की उनको एग्जाम्शन मिल जाएगी, उनको कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं है। हाँ, उसके बाद उनको 1%, ज़्यादा नहीं है, 1% एक्साइज ड्यूटी जो है वो फिर उनको देनी पड़ेगी आफ्टर दिस। दैट इज़ द लॉ। आई होप इट इज़ क्लियर। चलिए, दूसरा, एक्साइज रिटर्न्स में रिवीजन का प्रोविज़न लेके आए हैं कि अगर आपने एक्साइज लॉ के हिसाब से जो रिटर्न्स भरनी है, मंथली रिटर्न्स भरनी है या एनुअल रिटर्न्स भरनी है, जो भी रिटर्न्स हैं, रूल 12 ऑफ एक्साइज रूल्स 2002 में ये चीज़ें मैंशनड हैं, तो उसमें अब इन्होंने उसको रिवाइज़ करना अलाउ कर दिया कि अगर गलती हो गई है तो आप उसको रिवाइज़ कर दीजिए। तो मंथली रिटर्न्स जो टाइम लिमिट के अंदर फाइल की गई हों, ध्यान देने वाली बात है, वो मंथली रिटर्न्स जो कि टाइम लिमिट के अंदर फाइल की गई हैं, दे कैन बी रिवाइज्ड अप टू द एंड ऑफ सेम कैलेंडर मंथ। तो जब मैंने इसको गूगल करके चेक किया मतलब जो कि भाई क्या इसकी टाइम लिमिट वगैरह है, तो जो मैंने स्टडी किया तो मैंने पाया कि वहाँ 10 तारीख लिखी है कि भाई हर महीने की 10 तारीख तक ये भर दो। तो उस हिसाब से 10 तारीख तक जिसने मंथली रिटर्न भर दी है तो ही कैन रिवाइज इट अप टू द एंड ऑफ सेम कैलेंडर मंथ, यानी कि एक तरह से उसको 20 दिन और मिलते हैं टाइम से। अगर उसने रिटर्न भर दी है तो वो अगले 20 दिनों में उसको रिवाइज कर सकता है। जहाँ तक एनुअल रिटर्न का सवाल है, उसके लिए भी जो इनकी प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट्स रहती हैं, अगर किसी ने उन प्रिस्क्राइब लिमिट्स के अंदर जो है इसको भर दिया है रिटर्न को, तो उसको 1 महीना मिल रहा है। यहाँ क्लियर 1 मंथ है, 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सच रिटर्न। यहाँ पर उसको क्लियर 1 मंथ दिया जा रहा है कि भाई ठीक है, आपने जो रिटर्न भरी है, अगर उसमें कोई गलती आपको लग रही है तो आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। एक्साइज लॉ के बारे में बता रहा हूँ, विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न। ये सिंपल सा पॉइंट है, इतना कोई भारी भरकम पॉइंट नहीं है। ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, छोटा पॉइंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसको मैं जरूर कहूँगा कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा
क्योंकि इसमें चेंज आया था, उस चेंज के हिसाब से आपको अमेंडमेंट्स में भी मैंने दिया हुआ है, असाइनमेंट भी मैंने इम्प्रूव किया है, वीडियो भी इम्प्रूव किया और अब फिर से चेंज है। तो थोड़ा सा अब इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मेरी एक सलाह प्लीज़ मानिएगा कि जो मैंने अब तक आज से पहले वीडियो में पढ़ाया है या असाइनमेंट में दिया उसको इग्नोर कर देना, क्योंकि पहले क्या था अब क्या था इसको पढ़ने में तो बहुत कन्फ्यूज़ हो जाओगे, है ना। बेहतर क्या है, अब क्या है वो पढ़ लो, बात ख़त्म। एक तरह से अपने दिमाग में जो कुछ भी एंट्री थी सीनियर एडवोकेट को लेके उसको छोड़ दो। अब आपकी आरटीपी में भी ये लॉ दोबारा से दिया है और मैंने भी उसमें एक लाइन और ऐड करके अपनी तरफ से इसको कॉम्प्रिहेंसिव करके आपको दे रहा हूँ। क्या लॉ है? लॉ ये है कि अगर एक एडवोकेट, ये हो गया ऑर्डिनरी एडवोकेट, ये हो गया सीनियर एडवोकेट, दो तरह के हो गए ना, एक हो गया सीनियर एडवोकेट, बात आ रही समझ में, एक हो गया सीनियर एडवोकेट और एक हो गया अदर एडवोकेट्स या उनकी पार्टनरशिप फर्म, राइट। कहने का मतलब यह है कि कोई सीनियर एडवोकेट या अदर एडवोकेट अगर सर्विसेज दे रहा है, लीगल सर्विस प्रोवाइडेड टू अदर एडवोकेट, जैसे होता है ना आपस में ही एक दूसरे को सर्विस दे रहे हैं, और जिसको सर्विस दे रहे हैं उसकी टर्नओवर जो है वो 10 लाख को क्रॉस कर रही है, यानी कि बड़ी फर्म है। दोबारा समझिए, सीनियर एडवोकेट या ऑर्डिनरी एडवोकेट दूसरी लॉ फर्म को सर्विस दे रहे हैं अपनी, जैसे मान लेते हैं किसी के पास केसेस ज़्यादा हैं या रेफरेंस की ज़रूरत है, व्हाटएवर, यानी कि एक लॉ फर्म एक तरह से दूसरे एडवोकेट या दूसरी लॉ फर्म से जो है एक तरह से सर्विसेज ले रही है, और जो सर्विस अवेल कर रही है वो फर्म बड़ी फर्म है, उनकी टर्नओवर 10 लाख से ऊपर है, तो फिर सीनियर एडवोकेट की सर्विसेज को इन्होंने टैक्सेबल कर दिया है। दैट इज़ द पॉइंट। नाउ दिस इज़ टैक्सेबल, ध्यान देने वाली बात है। जहाँ तक ऑर्डिनरी फर्म अगर इस तरह की बड़ी फर्म्स को भी सर्विसेज दे तो वो अभी भी एग्जेम्प्ट ही चल रहा है। नाउ अगर कोई ऐसी फर्म है छोटी, अप टू 10 लाख है जिसकी टर्नओवर, इन दैट सिचुएशन अभी भी एग्जेम्प्ट है। कहने का मतलब है सीनियर एडवोकेट हो या अदर एडवोकेट्स हो, अगर वो दूसरे एडवोकेट्स को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और एक छोटी फर्म है जिसकी टर्नओवर 10 लाख तक है तो एग्जेम्पशन है, पहले भी थी अब भी है। जहाँ तक बिजनेस एंटिटीज़ का सवाल है, अगर उनकी टर्नओवर अप टू 10 लाख है, सारा खेल टर्नओवर के ऊपर ही चल रहा है, आप देखेंगे वो पहले भी एग्जाम्प्ट थी अभी भी एग्जाम्प्ट ही चल रही है। सीनियर एडवोकेट के केस में हो या ऑर्डिनरी केस में, अगर बिजनेस एंटिटी टर्नओवर 10 लाख को क्रॉस कर रही है, बात आ रही समझ में, जहाँ पर टर्नओवर एक्सीडिंग 10 लाख है वहाँ पर फिर इसको टैक्सेबल किया है। ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाले जो 2 पॉइंट है आप ये समझ लो, ये तो एडवोकेट टू एडवोकेट खेल हो रहा है। जो नीचे वाले हैं ये बिजनेस एंटिटीज़ की बातें कर रहे हैं। बिजनेस एंटिटी को मैंने क्लैरिफाई किया है, बिजनेस एंटिटी का मतलब सिर्फ कॉर्पोरेट या सिर्फ कंपनी नहीं है। बिजनेस एंटिटी की डेफिनेशन में इवन सोल प्रोप्राइटर्स एंड प्रोफेशनल्स भी आएंगे, यानी हर वो आदमी जिसकी इनकम पीजीबीपी में जा रही है, बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में जा रही है, वो बिजनेस एंटिटी चला रहा है। अगर ऐसी किसी बिजनेस एंटिटी को एडवोकेट सर्व कर रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो लॉ दोनों में सेम है, चाहे फिर वो सीनियर एडवोकेट है या अदर एडवोकेट है। अगर बिजनेस एंटिटी की टर्नओवर अप टू 10 लाख है तो एग्जेम्प्ट है, और अबव 10 लाख है तो टैक्सेबल है ना। और किसी आम आदमी को जिसका कोई बिजनेस से कनेक्शन नहीं है ना, लीगल सर्विस प्रोवाइडेड टू एनी पर्सन अदर देन ए बिजनेस एंटिटी, फिर तो एग्जेम्प्ट ही है, अभी उसमें कोई टैक्स नहीं है, ठीक है ना। तो ये असाइनमेंट जो है ये आपको लास्ट में जितने भी मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, अभी तो मैं अलग अलग पार्ट्स में छोटी छोटी वीडियोस बना रहा हूँ, तो ये लास्ट में आपको जो है, लास्ट क्या बस और मेरे को लगता है हफ्ते 10 दिन में, अब पता नहीं आप ये वीडियो किस दिन देख रहे हैं, व्हाट आई मीन टू से कि बाय मार्च एंड और मे बी मार्च फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक मैं ये असाइनमेंट्स आपको जैसे ही कंप्लीट होगा असाइनमेंट आपको मैं मेल कर दूंगा। तो ये असाइनमेंट का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वीडियोज़ तो मैं आपको रेगुलर बेसिस पे दे ही रहा हूँ, है ना। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर है, फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और दैट्स इट, ध्यान से पढ़िए, एग्जाम्स मई में आ ही रहे हैं, स्पेशली दीज वीडियोस आर फॉर मई स्टूडेंट्स, इवन नवंबर स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियोस तो रेलिवेंट हैं, क्योंकि जो अमेंडमेंट एक बार हो गई, चाहे फिर वो मई एग्जाम के लिए भी, कंसेप्ट अगर चेंज हो गया तो हो ही गया ना, वो तो फिर नवंबर पर भी अप्लाई होगा, राइट। थैंक यू।